कक्षा 11 गणित चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। आज हम कराएंगे आपको प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम देंगे इस प्रश्नावली का फुल बेसिक कंसेप्ट। अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट कर लिया, सीख लिया, तो एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। संबंध को समझने के लिए पहले देखिए, समुच्चय में हमने बताया था पहले चैप्टर में रोस्टर या सारणी या सूची विधि ये क्या होती है, क्योंकि इसका इसमें यूज होगा, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। तो समुच्चय को अगर हम इस रूप में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनको अगर हम इस मझला ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाकर लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 5 ऐसे करके, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह यानी कि मझला ब्रैकेट के अंदर और एलिमेंट लिखें और बीच में कोमा लगाएं, यानी इस रूप में लिखना ही कहलाता है रोस्टर, सारणी या सूची विधि। इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप इस रूप को बुला सकते हो। या इसको क्या है, जैसे रोस्टर, टेबुलर, इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म, और लिस्टिंग मेथड, इन तीनों में से किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं। जैसे मैं और एक को लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए बी है, अंग्रेजी के जो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, इस तरह से, या ऐसे ही हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए, बी, टी, इस तरह से। तो एलिमेंट को इस रूप में लिखना कहलाता है रोस्टर या सारणी विधि में कहलाता है, ठीक है। गुण या समुच्चय निर्माण, जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं इसी को दूसरे रूप में लिखना गुण या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी या सेट होल्डर फॉर्म कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो लेफ्ट में तो वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा हो, राइट में क्या लिखा जाता है, पहले यहाँ लिखा जाता है एक्स और यहाँ लिखा जाता है, इसे बोलते हैं कोलन या सच डैट। क्या बोलते हैं इसको, सच डैट या कोलन, कोलन या सच डैट, इंग्लिश में सच डैट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, कोलन बोल दो इसको, कोलन, COLUN, कोलन या सच डैट, ठीक है। अब एक्स जो है वो ऐसा है कि, क्या अर्थ है इसका, एक्स ऐसा है, सच डैट का मतलब ऐसा है कि। तो एक्स जो है इस तरह का है कि 1 के बराबर या 5 के बराबर या उससे छोटा, और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब होता है नेचुरल। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, पहले कोलन का चिन्ह लगाएंगे और एक्स क्या है वो बताएंगे। एक्स क्या है, 1 के बराबर या उससे बड़ा, 5 के बराबर या उससे छोटा, और एक्स किस तरह के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे तो कहेंगे हम इसको रोस्टर विधि, और इसे कहेंगे हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। अब इसका यूज होने वाला है, इसलिए हमने ये आपको बताना पड़ा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर है संबंध एवं फलन। तो इसकी डेफिनेशन को जरा आपको बहुत ही अच्छे समझना, पहले यहाँ पर हम संबंध बताएंगे, उसके बाद आपको फलन भी बताएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी हो तो उस नियम को संबंध कहते हैं। देखिए, जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी हो तो उस नियम को संबंध कहते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है हमसे किसी नियम से जुड़े हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी जुड़ जाओगे। आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई आपने तर्क दिया हुआ, या कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जो आप हमारी वीडियो देख रहे हो, यानी कोई ना कोई नियम होगा वो। तो जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी हो तो उस नियम को संबंध कहते हैं। जैसे पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वो किसी नियम से होता है। ऐसा नहीं है आप किसी को भी अपनी पत्नी, या किसी को भी अपना पति, या किसी को भी अपनी बहन, या किसी को भी अपना भाई कह दोगे। किसी को अगर आप बहन कह रहे हो, या किसी को भाई कह रहे हो, या किसी को चाचा कह रहे हो, तो वो किसी नियम से कहोगे। ऐसा नहीं राह चल रहा है उसी को आपने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो कुछ नियम होता है, तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। तो संबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिलेशन। और रिलेशन का जो फर्स्ट वर्ड होता है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। यदि ए का कोई संबंध बी से है तो इसे हम ARB यानी ए रिलेटिव बी लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ए रिलेटिव बी। यदि अगर ए का कोई संबंध बी से है तो उसे हम क्या लिखते हैं, ए रिलेटिव बी। जैसे ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक बात बता दूं मैं,
देखिए ए मामा है बी का, तो इस मामा की जगह क्या आ गया, ये आर आ गया। या ए चाचा है बी का, तो यहाँ मामा की जगह चाचा भी हो सकता है। ए जो है भाई है बी का, ए बहन है बी की, ए पति है बी का। तो ये जो बीच वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं रिलेशन या आर। ठीक है, एक डेफिनेशन और है, देखिए यदि ए बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब जो खाली ना हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए। समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर एक ऐसा समुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। देखिए एक समुच्चय हमारे पास ए हो और दूसरा समुच्चय क्या हो हमारे पास बी, और हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनके बीच जो संबंध होगा ए और बी के बीच, वो क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे उसमें से ही कुछ ना कुछ होगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। दोबारा फिर समझे, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, इनके बीच जो रिलेशन होगा जब हम ए और बी की गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो अवयव आएंगे उसमें से ही कोई ना कोई रिलेशन होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हम रिलेशन को बोलते हैं कि ए क्रॉस बी का ये उपसमुच्चय है, यानी रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी पूरा पूरा भी बन सकता है या उससे कम होगा, इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ हम एक बात आपको और बता दें, जब भी हम एक समुच्चय ए हो और दूसरा समुच्चय बी हो, जब इनकी गुणा करते हैं तो गुणा के अंदर जो अवयव आते हैं वो कृमित युग्म आते हैं। कृमित युग्म का मतलब इस तरह से है, देखिए ए कोमा बी, ये कृमित युग्म कहलाता है। ठीक है, सी कोमा डी, जब भी गुणा करेंगे दो समुच्चय के तो उसके अवयव इस टाइप से आएंगे। लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए समुच्चय के अंदर लिखना तो ये होगा 1,2 3,4, यानी कि एलिमेंट जो होंगे वो कृमित युग्म होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। कैसे, 1,2 इस रूप में। ठीक है, जब भी गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे। इस टाइप के होंगे 1,2 या 5,6, इस तरह से संबंध जो भी बनेगा तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, 7,8, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक और डेफिनेशन है जो आपकी बुक में दी है, दो अरिक्त समुच्चय पी और क्यू, यानी पी और क्यू दो खाली समुच्चय है का कार्तीय गुणन, अगर हम पी की क्यू गुणा करें उन सभी कृमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक पी और द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाए जाते हैं। अगर हम पी क्यू को आपस में गुणा करें और गुणा करने के बाद देखिए वो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो इस टाइप के जो एलिमेंट आएंगे उसमें जो पहले एलिमेंट होंगे, पहले वाले, वो हमेशा पी के होंगे, और जो इस कृमित युग्म के सेकंड वाले एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्यू के होंगे। और इसको देखिए गुण विधि में हम इस तरह लिखेंगे, पी क्रॉस क्यू, कैसे, पी कोमा क्यू, और पी कोमा क्यू क्या है, पी कैपिटल, ये जो पी है ये वाला वो इसका एलिमेंट है, और ये वाला जो क्यू है वो दूसरे वाला। ठीक है, तो ये कहलाती है गुण विधि। गुण विधि में हम संबंध को इस तरह से लिखेंगे। चलिए इसको और क्लियर करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ, जिससे आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए है समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और एक दूसरा समुच्चय है बी जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो 3,4 है। देखिए समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं 1,2 और मजला ब्रैकेट के अंदर, इसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। कैसे, इस तरह देखिए 1 की 3 से लिखेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई होती है, सभी की सबसे हो जाती है लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए ऐसे। फिर 2 की 3 से होगी, ये रूल है मल्टीप्लाई करने का, और फिर 2 की 4 से होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं दो समुच्चयों की तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कृमित युग्म आते हैं। किस में आते हैं, कृमित युग्म, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं कृमित युग्म। कृमित युग्म का मतलब इस तरह लिखना, ए कोमा बी। जब अवयव को हम ए कोमा बी या बी कोमा ए के रूप में लिखते हैं तो लिखे जाने वाला प्रत्येक क्रम जो होता है उसे कृमित युग्म कहते हैं। ठीक, अब इसी को इसमें यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये वाले जो रेड में मैंने ये राउंड कर दिए, ये हमेशा पहले वाले के होंगे। किसके होंगे, पहले वाले के। और जो सेकंड वाले होते हैं, सेकंड वाले बोले तो जो ये वाले होते हैं, ये सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमेशा दूसरे वाले का होता है। ठीक है, तो यही बात कह रहा था। देखिए दो अरिक्त समुच्चय पी और क्यू, यानी दो अरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन पी क्यू, यानी ए गुणा बी,
उन सभी कृमित युग्मों का समुच्चय होता है, यानी कि उन कृमित युग्मों का, यानी कृमित युग्म से मिलके समुच्चय बनेगा। प्रथम घटक पी से, यानी पहले वाले रेड वाले जो किससे होंगे, पी से मतलब ए से, और द्वितीय घटक क्यू यानी बी से होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, इसी को जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को हम जो है ऐसे भी लिखते हैं। देखिए कैसे, पहले लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे वाई और लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे कोलन, या इसे बोलते हैं सच डेट। अब क्या लिखेंगे, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो होता है हमेशा ए का होगा, और वाई क्या, वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और इस ए बी की जगह पी क्यू भी हो सकता है, ए बी की जगह क्या हो सकता है, पी क्यू। तो ए की जगह पी है और बी की जगह अगर क्यू है तो ये क्या बन जाएगा, और इसकी जगह स्मॉल पी है एक्स की जगह, वाई की जगह स्मॉल क्यू है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी। ठीक है, और क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आप समझते हैं डेफिनेशन संबंध की। अब यहाँ पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ये क्या हो गया, कृमित युग्म हो गया। ठीक है, और ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा, ठीक है, ए और बी के बीच जो संबंध होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसी में से कोई से होंगे। अब ये सारे के सारे भी आ सकते हैं, इसमें से कुछ कम भी आ सकते हैं, जैसे 1,4 और ले लिया हमने, और एक और ले लो, चलो इसमें से लिख लिया हमने 1,4 और लिख लिया हमने 2,3। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आर होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये वाली बात देखिए हमने पीछे बताई थी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के बराबर भी हो सकते हैं, ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। कभी भी आर के अंदर जो एलिमेंट है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए हम बोलते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ये चीज़, देखिए अगर आपने इतनी बात समझ ली तो ये बात समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या ध्यान समझें, इसमें एक लिखा है प्रांत यानी कि डोमेन, सहप्रांत कोडोमेन, और परिसर रेंज, ये तीन क्या चीज़ होती हैं। देखिए अगर आप इस थ्योरी को अच्छे समझ लेंगे तो एक्सरसाइज तो बड़े आराम से कर डालेंगे। अब देखिए ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं ए के, तो उसे हम कहते हैं डोमेन। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट टू बी डोमेन, यानी ए के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जो बी के एलिमेंट होते हैं यानी सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। यानी कोडोमेन क्या है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, अब देखिए इनके बीच क्या है, कोई रिलेशन होगा। अब रिलेशन कौन सा होगा वो हमें दे रखा है, जैसे मान लीजिए y इजिकल टू 2x है, तो y इजिकल टू 2x का मतलब x के प्लेस पे ये तो कहलाता है x और ये कहलाता है y, यानी हम x को जो बोलते हैं वो कहते हैं डोमेन। ठीक है, और जो y होता है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। अब देखिए रेंज क्या होता है, ये समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार का है कि जो y है वो x का डबल है, y क्या है, x का डबल है, 2x का मतलब y ये वाला इस x का डबल है। अगर हम x के स्थान पे यहाँ पे 1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x के स्थान पर 1 रखने पे y कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम x के स्थान पर देखिए 2 रख देंगे, यहाँ पे रख के देख लीजिए आप, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और x के स्थान पे अब हमने 2 रखा, कितना है, 4, यानी कि x के स्थान पर 2 रखने से y कितना आया, 4 आया। ठीक है, और 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 का डबल कर दो 6, और 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 का डबल। ठीक है, अब जरा सा यहाँ ध्यान समझना, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि जो बाई है यानी बी के जो अवयव हैं वो ए की तुलना में डबल है। ठीक, तो डोमेन क्या हो गई, एक्स के एलिमेंट यानी सेट ए, कोडोमेन क्या हो गई, बी के एलिमेंट यानी कि सेट बाई। अब जो रेंज होगी वो देखिए क्या होती है, रेंज, रेंज क्या, ए के बी के वे एलिमेंट, बी के वे एलिमेंट जो ए से मैप हो रहे हैं यानी ए से प्रतिबिंब बना रहे हैं, उसे हम रेंज कहते हैं।
तो बी के कौन से एलिमेंट है जो एक एलिमेंट से प्रतिबिंब बना रहा है यानी इमेज बना रहा है, कौन कौन से हैं? एक है 1 3 से बना रहा है एलिमेंट, कौन सा? एक तो 3 है और दूसरा क्या है? एक 4 है और क्या है? 6 है और एक क्या? 8। तो ये 4 3 4 6 8 क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई। क्या हो गई ये? रेंज। ठीक है। तो ए के समस्त एलिमेंट यानी एक्स को डोमेन कहेंगे, बी के समस्त एलिमेंट यानी बाई को कोडोमेन कहेंगे, और बी के वे अवयव, वे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से मैप हो रहे होंगे, इमेज बना रहे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो यहाँ भी देखिए एक और रिलेशन बना कि जो रेंज होती है, रेंज, ठीक है, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। अब जरा ध्यान से समझना, रेंज जो होती है सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। अब रेंज जो होगी हमेशा सबसेट होगी किसकी? कोडोमेन की, क्योंकि रेंज कभी कभी कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए रेंज में एलिमेंट है 3 4 6 8, जबकि कोडोमेन में एलिमेंट कितने? 1 2 3 4, ये पूरा कोडोमेन है। तो रेंज जो होती है वो क्या है? यानी कि रेंज जो होगी आर, वो हमेशा क्या होगी? सबसेट होगी कोडोमेन की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। मान लीजिए ए हमें दे रखा है कि इसमें जो एलिमेंट है वो कितने? 1 से लेके 14 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और संबंध हमें ये दे रखा है, क्या संबंध है? कि 3x और y का जो अंतर है वो 0 है, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, यानी y जो है वो x का 3 गुना है। 3x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 3x, y इधर चला जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, और x और y दोनों ही किसके एलिमेंट है? ए के, यानी x भी ए का है और y भी ए का है। ए से ए में, ए से ए में, पहले ए से बी में था जो हमने अभी डेफिनेशन बताई, इसमें ए से ए में एक संबंध आर लिखिए। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या है? आर संबंध, वो लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसके एलिमेंट हम सारे लिख लेंगे। तो इसके जो एलिमेंट है ए में वो कितने? 14 तक है, तो उन सभी एलिमेंट को हम यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ से 1 2 3, दोनों में ये एलिमेंट में फिल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ए के एलिमेंट दोनों साइड में लिख दिए हैं, और इसमें जो रिलेशन है वो हमें दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये रिलेशन दे रखा है, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। यानी कि हम x के स्थान पे जब 1 रखेंगे, x के स्थान में क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो y कितना आएगा सॉल्व के? 3, यानी 1 का जो रिलेशन है वो किससे है? 3 से है। और इसके बाद देखिए हम बाई x के स्थान पे हमने क्या रखा? 2 रखा, तो कितना आया? 6, यानी कि 3 का जो रिलेशन है, 2 का जो रिलेशन है वो किससे? 6 से। इसी तरह से अगर हम x के स्थान पे 3 रखेंगे तो आएगा 3 3 9, और इसी प्रकार से x के स्थान पे जब हम 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 3 12, और x के स्थान पे हम 5 रखेंगे तो आएगा 5 3 15, लेकिन 15 तो इसमें है नहीं, यानी इसके जब नहीं, अब हम आगे छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको कैसे कैसे रिलेशन बनना है वो मैं दिखा देता हूँ। जब हमने x के स्थान पे 1 रखा, ठीक है, तो y कितना आया? 3 आया, यानी 1 का जो रिलेशन हो गया वो 3 से हो गया। ठीक है, जब x के स्थान पे हमने 2 रखा तो y कितना आया? 6, यानी 2 का जो रिलेशन हो गया वो 6 से हो गया। जब हम x के स्थान पे 3 रखा तो y आया, x के स्थान पे 3 रखने पे y आया 9, यानी x का जो रिलेशन हो गया वो 3 का रिलेशन 9 से हो गया। जब x के स्थान पे हमने 4 रखा तो y बराबर आया 12, इन 4 का जो रिलेशन हो गया वो हो गया 12 से। 5 रखा तो इसमें है नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, पहले तो क्या करना था? a हमें दे रखा है, एक ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, a से a का एक संबंध r लिखिए। तो संबंध कैसे लिखेंगे? देखिए अब मैं इसको दोनों ही तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो संबंध का क्या है? ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ x कॉमा y, और x ये क्या देगा? सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x y दोनों कहाँ पर हैं? बिलोंग्स टू a। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, x को y का मतलब x के स्थान पे 1 रखा तो y बराबर आया 3, और जब x के स्थान पे हमने क्या रखा? 2 रखा तो y बराबर आया
4, 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 6 आया, 3 गुना था ना, 2 रखने पे कितना आया 6। और जब x के स्थान पर हमने 3 रखा तो ये आया 9, और जब 4 रखा तो आया 12। तो ये हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, ए का ए में संबंध आर लिखिए, तो संबंध हो गया ये। ठीक है, ये तो हो गया संबंध। अब क्या इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत क्या हुआ इसका, प्रांत भी लिख देते हैं। प्रांत, प्रांत किसे कहते हैं हमने बताया था, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे हम प्रांत कहते हैं। लेकिन यहाँ रिलेशन दे रखा है तो हम जो एक्स जो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए के वे एलिमेंट जो हम जिससे मैप हो रहे हैं, वे एलिमेंट जो इसके जो दूसरा ए है इससे मैप हो रहे हैं, उन्हें हम प्रांत कहेंगे। तो प्रांत जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। यानी एक्स की जो वैल्यूज होंगी क्या कहेंगे, हम प्रांत कहेंगे। ठीक है, वैसे हम अगर ये रिलेशन हमें नहीं दिया होता तो ए को पूरे को प्रांत कहते। अगर हमें ये नहीं कहा होता कि बाई जो एक्स का 3 गुना है, तब हम ए के सभी एलिमेंट को हम प्रांत कहते, जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था। और ए के वे एलिमेंट जो इससे मैप हो रहा है उनको रेंज कहते हैं, और बी के सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। अब इसमें सह प्रांत देखिए, सह प्रांत, सह प्रांत क्या है, सह प्रांत का मतलब है दूसरे ए के, यहाँ ए के स्थान पे दूसरे बी के स्थान पे भी क्या है, ए है, तो इसके सभी जो एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे सह प्रांत कहलाएंगे, यानी कोडोमेन कहलाएंगे। तो कोडोमेन क्या हुआ इसका, 1 2 3 4। अब जैसे ज़्यादा हो तो बीच में डॉट डॉट लगा देते हैं, वो लास्ट के लिख देते हैं, 13 और ये 14। ठीक है, उसके बाद क्या लिखनी है हमें यहाँ पे, रेंज लिखनी है। तो देखिए रेंज क्या होगी, परिसर, परिसर क्या होगा, वे एलिमेंट ए के वे एलिमेंट, इस साल कोडोमेन के वे एलिमेंट जो ए से मैप हो रहे हैं। कौन कौन से मैप हो रहे हैं, ले लीजिए, एक तो हुआ था 3, और एक हुआ था 6, एक हुआ था 9, और एक हुआ था 12। ये होगा इसका परिसर। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम इसको पूरा आपको समझाते हैं पूरा। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, आपका जो संबंध वो उसमें संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये हमें संबंध दे रखा है। कैसा संबंध है कि बाई जो है वो x से 5 अधिक है, बाई x इजिकल टू कितना, x प्लस 5। इसका मतलब y जो है वो x से 5 ज़्यादा है। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 4 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 1 2 3, यानी x के स्थान पे 1 2 3 लेना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे। एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। तो देखो भाई संबंध ये हमने अभी गुण विधि में दे रखा है, तो इसको हमें क्या रोस्टर विधि में लिख लेते हैं। देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसी को देखो जरा ध्यान से समझो इसको। इसको हमें कैसे लिखना, रोस्टर रूप में। तो देखिए अब एक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 4 से कम सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। जब 1 रखेंगे यहाँ पे x के स्थान पे, तो y कितना आएगा, 5 और 1 6, ये आ गया। अब x के स्थान में क्या रखना हमें, 2। तो 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 + 5 यानी कि 7, क्योंकि y जो है वो x से 5 ज़्यादा है। अगर ये 1 है तो इससे 5 ज़्यादा है 6, ये 2 है तो इससे 5 ज़्यादा है 7। अब इसी पे क्या है, 4 या से 4 से कम, तो 4 से कम का मतलब 3 तक। जब x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया संबंध आर, किसमें, फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप इस तरह इस मेथड से करना चाहें, चित्र बनाकर कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है और 3 रखना है। ठीक है, और बाई के स्थान पे क्या है, बाई के स्थान पे एक्स के प्लेस पे जो रखेंगे हम, बाई है यहाँ पे ये वाला, देखिए x + 5, तो क्या रखना है हमें यहाँ, x के प्लेस पे 1 रखा, सॉल्व किया, आया 6। ठीक है, फिर x के स्थान पे क्या रखा हमने, 2 रखा, ये 5 ऐसे ही आ गया 7, और x के स्थान पे हमने 3 रखा और ये आ गया 8।
यानी कि 6, 7 और 8। ठीक है, 1 किससे मैप हो रहा, 6 से, 2 किससे, 7 से, 3 किससे, 8 से। अब ये कह रहा है कि एक्स और वाई, ये तो है यहाँ पे एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो एक्स के वे एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं केवल, वो कहलाएंगे डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हुआ, अच्छा इसमें केवल प्रांत, अच्छा प्रांत या डोमेन बात एक ही है। तो प्रांत हमसे पूछा है, प्रांत या डोमेन बात एक ही है। तो प्रांत या डोमेन कितना हुआ इसका, 1, 2, 3, ये हो गया इसका प्रांत। और क्या पूछा हमसे, परिसर, परिसर का मतलब रेंज। ठीक है, परिसर का मतलब क्या हो गया, रेंज। तो बाई के वे एलिमेंट जो एक्स के एलिमेंट से मैप हो रहे हैं वो कौन से हैं, 6, 7, 8, ये आंसर हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी रेंज। यानी किसी भी संबंध के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन से, ये वाले, ये कहलाते हैं डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं कौन से, ये वाले, ये कहलाते हैं रेंज। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी डोमेन और सेकंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी रेंज। ठीक है, यानी किसी भी संबंध के जो प्रथम अवयव है उसे हम प्रांत कहते हैं, और किसी संबंध के जो दूसरा अवयव होता है, सेकंड एलिमेंट होते हैं, वो से हम रेंज कहते हैं। तो चाहे इस डेफिनेशन से निकाल लें, चाहे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए आपके ए हमें दे रखा है बिल्कुल क्लियर, और बी हमें दे रखा है। ठीक है, ए से बी में एक संबंध आर ये हमें दे रखा है। तो ये जो संबंध हमें लिखा हुआ है वो अभी गुण विधि में लिखा हुआ है। तो मैं इसको देखिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, परिभाषित आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो पहले इस संबंध को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ जो हमें संबंध दे रखा है। तो देखो इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स कोमा, यानी गुण विधि में सही से लिख लेता हूँ, पहले रोस्टर फॉर्म में तो बाद में लिखूंगा। कैसे लिखेंगे, एक्स वाई का अंतर विषम है, यानी कि एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है, विषम है। ठीक है, और एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स जो है ए का एलिमेंट है, और जो वाई है वो बी का एलिमेंट है। इसको मैंने थोड़ा सा सही से लिख लिया। अब देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई का अंतर विषम है। तो एक्स से मतलब होता है ये ए से, तो ये ए है, कैसे, ये क्या है ए, और ये वाला दूसरा जो है वो है बी। इसके एलिमेंट लिख लेता हूँ, ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2, 3 और ये 4। बी के एलिमेंट कितने, बी के एलिमेंट है 4, 6 और ये 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो देखिए, एक्स और वाई का अंतर विषम है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। यानी वन किस किस से हो सकता है, देखिए वन 4 के साथ आएगा तो अंतर विषम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अगर वन 6 के साथ आएगा तो अंतर विषम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए वन अगर 9 के साथ आएगा अंतर विषम हो जाएगा, तब अंतर देखिए 1 और 9 का जो अंतर होगा वो 8 होगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो इससे विषम नहीं हो सकता। अब 2 की बात करते हैं, देखिए 2 जो है 4 के साथ आएगा तो कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। 2 6 के साथ तो भी सम होगा, लेकिन 2 जब 9 के साथ आएगा तो अंतर आएगा 7। ठीक है, अब 3 देखिए किसी इसके साथ हो सकता है, 3 4 के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 3 4 के साथ। क्यों हो सकता है 3 4 के साथ, क्योंकि 3 और 4 का अंतर 1 और 1 होता है विषम। 3 6 का हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 का अंतर होता है 3, 3 कैसा है, विषम। 3 9 के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 6 का 9 का जो अंतर है वो कैसा है, 6 विषम नहीं है। 4 4 के बीच 0, और 0 जो होती है वो एक सम संख्या होती है। ठीक है, 6 4 और 6 का अंतर 2, ये भी सम संख्या हो गई। 4 9 के साथ हो सकता है, 4 और 9 का अंतर होता है 5। आप सोच रहे होंगे 0 सम संख्या कैसे है, देखिए प्रत्येक 2 सम संख्याओं, ऐसा देखिए जैसे इस नंबर लाइन होती है, यहाँ पर होता है 1 1 2 और ये 3 और ये 4। तो प्रत्येक सम संख्या जो होती है 2 विषम संख्याओं के बीच में होती है। तो यहाँ पे 0 है और इधर से क्या होगा, -1। तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, और बीच में 0 है। तो इसका मतलब 0 कैसी हो गई, सम संख्या।
ठीक है, दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है और नंबर लाइन पे जो जीरो होता है वो 1 और -1 यानी दोनों विषम के बीच में होता है, इसलिए जीरो जो होगी वो सम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या लिखना है हमें, इसको यहाँ लिख देना। एक का किससे संबंध बना था, एक का बना था 4 से, क्योंकि एक और 4 का जो अंतर था वो विषम था। एक का और किससे बना था, एक का बना था 6 से। ठीक है, एक का और किससे बना था, एक का बस ये नहीं बना। उसके बाद 2 का किससे बना था, 2 का बना था, तो यहाँ पे एक का और किससे बना और किससे, आप देखिए 2 का किस किससे बना था, 2 का बना था एक 9 से केवल। ठीक है, और 3 का किससे बना था, 3 का बना था 4 से, और 3 का बना था 6 से, और 3 का बना था बस इसने से। अब देखिए 4 का किससे बना था, 9 से, 4 का 9 से, तो ये हो गया इसका संबंध। ठीक है, अब इसमें और कुछ तो पूछा नहीं। अगर हमसे कहता है कि इसकी डोमेन बताओ, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी रेंज। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखिए 5 एलिमेंट और रह गया, 1 2 3, ये 4 नहीं था 5 था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें, यहाँ पे जो था कितना था, 5 था, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर 5, इसकी जगह कितना था, 5 था, 1 2 3 और 5 था, ये गड़बड़ हो गया। तो वही अब देखो 5 का किससे बन जाएगा, 5 का बन जाएगा, 5 और 4 का अंतर कितना हो गया, 5 का 4 से ही हो जाएगा। 5 और 6 का अंतर वो भी 1 हो गया, ये इसके अंदर भी आ जाएगा। 5 और 9 का अंतर 4 हो गया, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या और बढ़ जाएंगे, 5 का 1 से 4 तो इसमें है ही नहीं, 4 वाला यहाँ से हटा देते क्योंकि 4 तो इसमें है ही नहीं। 1 का 9 से हुआ था, 1 2 3 4, अच्छा हाँ, तो 1 का 4 से हो गया, 1 का 6 से हो गया, 2 का 9 से हो गया, और 3 का 4 से, 3 का 6 से, और ये आ जाएगा फिर 5 का, यहाँ से ये हटा देंगे और यहाँ आ जाएगा 5 का, 5 का हो जाएगा 4 से। ठीक है, और 5 का हो जाएगा 6 से, और 5 का 9 से हो नहीं सकता क्योंकि वो अंतर जो आएगा वो सम संख्या जाएगी। ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करा दिए और साथ में इसका बेसिक कंसेप्ट दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ पर हम एक बात और आपको बताना भूल गए, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का PDF हमसे ले सकते हैं। साथ में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, अपनी प्रैक्टिस करनी है, उसका लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं।